नमस्कार मित्रों, मैं हनुमानाराम बिश्नोई आज एक नए इतिहास के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। मित्रों, आज अपना जो टॉपिक होगा वो अपने होगा मौर्य काल। भारतीय इतिहास के अंदर मौर्य काल का क्या योगदान था, किस प्रकार मौर्य ने शासन किया, किस प्रकार महाजनपद के काल के बाद मौर्य का आगमन हुआ, इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यूनान का शासक सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण करता है सन 327 ईसा पूर्व में। आप देखिए, एक प्रश्न ये ध्यान में उठता होगा कि ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व का समय होता है वो ईसा पूर्व होता है और बाद का जो समय होता है वो होता है ईस्वी। तो मौर्य काल था वो 322 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 184-85 ईस्वी तक चला था। तो सबसे पहले 327 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और उस समय आपको थोड़ी पूर्व कहानी बता देता हूं कि उस समय गांधार जनपद की राजधानी थी तक्षशिला और उस समय तक्षशिला के अंदर शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, और उसके अंदर एक ब्राह्मण अध्यापक थे, नाम था चाणक्य। और वो चाणक्य अपने अध्यापकों के साथ एक मीटिंग करता है, आपातकाल बैठक बुलाता है और कहता है कि सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण होने वाला है और उस आक्रमण से हमें कैसे बचाया जाना ये हमें सोचना होगा। तभी सब अध्यापक कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से बचना भी नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन मुमकिन क्यों है? क्योंकि उस समय भारत छोटे छोटे 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। यानी कि एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उस अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उस समय जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था, जनपद था, वो था मगध साम्राज्य, जो वर्तमान में बिहार का भाग मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मित्रों, किस प्रकार ये आक्रमण होता है कि जैसा ही सिकंदर आक्रमण करता है उसी समय आक्रमण के सिकंदर का आक्रमण ईरान तक हो चुका था। उसके बाद में आपातकाल बैठक बुलाई जाती है और सभी के एक ही निष्कर्ष निकलता है सभी अध्यापकों के द्वारा कि यदि इस सिकंदर के आक्रमण से यदि भारत को बचाना है तो हमें एक ही बचा सकता है और वो है मगध का शासक है घनानंद। हमें यदि घनानंद के पास यदि अखंड भारत का जो प्रस्ताव रखे तो सिकंदर के आक्रमण से हमें बस बचाया जा सकता है, भारत को बचाया जा सकता है। जब चाणक्य की बात सबको उचित लगती है और तभी चाणक्य वो घनानंद के पास आता है ये प्रस्ताव लेकर और उसी समय घनानंद दरबार के अंदर उसकी बेइज्जती कर देता है और बेइज्जती करने के बाद वो वहां से दरबार से निकल जाता है और घनानंद को एक कहकर आता है कि जब तक घनानंद मैं तेरा वध नहीं कर देता और इस अखंड भारत का निर्माण नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। यदि एक आपको ध्यान होगा चाणक्य की कभी इमेज आपने देखी होगी तो उसके अंदर एक चाणक्य चोटी रहता था, यानी वो ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है और पाटलिपुत्र के जंगल के अंदर कुछ बच्चे थे, गुलाम थे, वो एक खेल खेल रहे थे। उस खेल का नाम था राजकिलम खेल। क्या नाम था? राजकिलम खेल। उस राजकिलम खेल को खेल रहे थे और उसी समय उसकी नजर जो खेल से 7 दास थे उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे की नजर चाणक्य के ऊपर पड़ती है और चाणक्य कहता है, उस दासों का एक प्रमुख होता था, उनको जाकर कहता है कि ये बच्चे को मेरे को दे देते और उसी समय उस बच्चे को लेकर, और वही बच्चा कौन था आगे? चंद्रगुप्त मौर्य, और उस बच्चे को लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर ले जाते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। और उसके बाद में उसी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य वो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखते हैं, यानी मौर्य वंश की नींव रखते हैं। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वो घनानंद से युद्ध करते हैं और घनानंद को परास्त कर देते हैं और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से वो विवाह कर देते हैं। और उसके बाद अगला जो अभियान था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का अगला जो युद्ध था वो मकदूनिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकट से 305 ईसा पूर्व में उसके साथ युद्ध होता है
और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और उसके बाद में वहाँ एक संधि होती है, भारतीय इतिहास के अंदर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि। और उसी समय भारतीय पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह होता है और विवाह किसका होता है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, और उस हेलेना का विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन उस विवाह की एक शर्त थी, उस समय चाणक्य वहां मौजूद था और चाणक्य कहा जाता है बहुत ही प्रखर बुद्धि का था, इसलिए उसको कौटिल्य कहा जाता था, इसी को विष्णुगुप्त कहा जाता था। तो उस कौटिल्य ने एक शर्त रखी थी सेल्यूकस निकेटर से कि यदि हेलेना का विवाह तो हो सकता है चंद्रगुप्त के साथ, लेकिन ये शर्त ये रहेगी कि हेलेना का होने वाला पुत्र कभी भी भारत का सम्राट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हेलेना एक विदेशी स्त्री है और विदेशी स्त्री के बच्चे का कभी भी भारत के साथ प्रेम नहीं हो सकता, इसीलिए वो मना कर देते हैं कि हेलेना का होने वाला पुत्र कभी भारत का शासक नहीं बनेगा। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि हेलेना कभी भी राज कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चंद्रगुप्त के राज कार्य के अंदर मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो गृह कार्य के अंदर कर सकती है, जैसे आज नमक नहीं है, आज मिर्ची नहीं है, ये वो कर सकती है, लेकिन राज कार्य के अंदर वो हस्तक्षेप नहीं करती है। उसके बाद में उसको 5 प्रांत देता है सेल्यूकस निकेटर, किसको? चंद्रगुप्त को। और उसके बाद में उपहार के तौर पर 500 हाथी है वो चंद्रगुप्त देता है, किसको? सेल्यूकस निकेटर को। उसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण भारत के ऊपर यानी दक्षिण भारत से लेकर काफी साम्राज्य विस्तार उन्होंने कर लिया था। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। कब? 298 ईसा पूर्व के अंदर जैन मुनि भद्रबाहु, क्या नाम था? जैन मुनि भद्रबाहु से वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेके वो कहां चले जाते हैं? कर्नाटक के अंदर श्रवणबेलगोला स्थान है, वहां की चंद्रगिरी पहाड़ी पर वो चले जाते हैं और सलेखना पद्धति, इसको संतारा पद्धति भी कहते हैं, सलेखना को या संतारा पद्धति, उसके द्वारा वो उपवास के द्वारा, उस पद्धति को उपवास की पद्धति भी कहा जाता है, और उसके द्वारा वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और 298 ईसा पूर्व में ही उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी बनता है बिंदुसार। कौन बनता है? बिंदुसार। और बिंदुसार, देखिए अब थोड़ी कहानी बैठ जाती है, ये बिंदुसार की प्रारंभिक जीवन बता देता हूँ, बाकी वाले मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बिंदुसार के बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये जानकारी, छोटी सी जानकारी ये बता देता हूं मैं कि आपको मैंने बताया था कि ये जो बिंदुसार था वो दुर्धरा का पुत्र था। किसका पुत्र था? दुर्धरा का पुत्र था। ये बिंदुसार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय कहा जाता है कि उस समय परंपरा थी कि विष कन्या की प्रभावित होता था, यानी हमेशा विष कन्या घूमती थी, यदि वो किसको डस लेती ना तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। उसी समय चाणक्य चाहता था कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने ये अपना राज्य, वो अखंड भारत का जो सपना है वो जारी रखा है, इसी प्रकार उसका होने वाला सम्राट यानी उसका उत्तराधिकारी वैसा ही साम्राज्य अक्षुण्ण बना के रखेगा ही नहीं रखेगा, इस बात की चिंता थी। इसलिए उनको क्या किया कि वो धीमा जहर बनाना शुरू कर दिया चंद्रगुप्त को दूध में मिला के, और वो धीमा जहर है, उस धीमा जहर एक दिन क्या होता है कि वो दुर्धरा पी लेती है एक दिन वो दूध, और उस दूध के विष के प्रभाव के कारण ये जैसे ही जब गर्भवती थी दुर्धरा, उसके बाद में जैसे ही वो बिंदुसार का जन्म होता है उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसकी शल्य चिकित्सा सिजेरियन से उत्पन्न किया गया था। किसको? बिंदुसार को। इसीलिए भारत का पहला सिजेरियन बच्चा भी कहा जाता है, पहला सिजेरियन शासक भी मान लो आप, यानी ऑपरेशन के द्वारा पहला सिजेरियन वाला कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में कब शासक बना था? 298 ईसा पूर्व में शासक बना था। इसके बाद इसका कहां तक चला था वो सारा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही हमारी और आपके बीच की तालमेल रहेगा। धन्यवाद।